दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र की तकरीबन 7600 करोड़ रुपए की कुछ योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे थे। चुनाव आता है तो नेतागण उद्घाटन और शिलान्यास में लग जाते हैं, लेकिन विकास कार्यों से जुड़े हुए शिलान्यास उद्घाटन के दरमियान भी राजनीति की जाए, ये बड़ा अजीब लगता है। मैंने खुद प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर आमने से सामने बैठ करके स्टूडेंट लाइफ में देखा है कि किस तरह से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी थी। और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखने के वक्त किसी विपक्षी राजनीतिक दल पर निशाना नहीं साधा था, बल्कि क्या कहा था? यही कहा था कि सामने देश का सबसे बड़ा संस्थान एम्स है और उसके ठीक सामने सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो एक पुराना फिल्मी गाना गुनगुनाते हुए उन्होंने कहा था, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। यानी एक मेडिकल कॉलेज के सामने जो दूसरा मेडिकल कॉलेज खोला गया, उस पर उन्होंने अपने चुटीले अंदाज में बात रखी थी कि आपको, यानी वर्धमान मेडिकल कॉलेज के, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जो सफदरजंग अस्पताल में खुल रहा है, आपके सामने जो मेडिकल कॉलेज पहले से एम्स का, आपको प्रतिस्पर्धा उनसे करनी है गुणवत्ता के मामले में। लेकिन आज के दौर में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के भाषण को आप सुने तो क्या होता है? विकास कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास कोई चुनावी रैली नहीं है, लेकिन चुनावी रैली की तरह प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रहे थे और जो आरोप लगा रहे थे, निहायत ही मिथ्या आरोप लगा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को एकजुट रखती है और हिंदुओं को जातियों में बांटती है। हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कही कि वो मुस्लिम भाइयों को एकजुट रख के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और हिंदुओं में जाति को जाति से लड़ाने की बात करते हैं। बचपन में हम सब ने कांग्रेस पार्टी का एक नारा सुना था। तब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे, जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। अब कांग्रेस ने जात की राजनीति की या नहीं की मुझे नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस के उत्तर भारत में यानी यूपी बिहार जैसे राज्यों में डोमिनेंस के दौर में हम पैदा भी नहीं हुए थे। हमने जिस दौर में होश संभाला, उस दौर में कांग्रेस पार्टी इस इलाके से विदा हो चुकी थी। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, वहां जाति की राजनीति कर रही है। अब जरा इसकी तस्दीक हम ऐतिहासिक कारणों से लेकर वर्तमान तक करते हैं और तब मैं अपने दर्शकों से पूछूंगा कि आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे? 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई। ब्रिटिश सरकार 1909 में, यानी आज से 115 साल पहले लेकर आई। उस समय आरएसएस पैदा भी नहीं हुई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन वहां मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन, कि मुसलमान अपने प्रतिनिधि अलग चुनेंगे। जो ब्रिटिश काल में जो लिमिटेड मतदान वाली यानी सीमित मताधिकार वाली जो व्यवस्था थी, उसमें मुसलमान अपने प्रतिनिधि अलग चुनेंगे, उनके लिए वोट करेंगे। उसका विरोध किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। अब उससे आगे बढ़कर देखें, 1932 रेमजे मैकडोनल्ड ने भारत में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड उसका नाम दिया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, उस वक्त की मीडिया के द्वारा। क्यों कम्युनल अवार्ड? कि अब मुसलमानों का और दूसरे अल्पसंख्यकों के बाद भारत में दलितों को भी पृथक मताधिकार की बात की गई कि वो अपने प्रतिनिधि अलग चुनेंगे। यानी समाज को खंड खंड करने की कोशिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की, जिससे माफी मांगने का काम जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट से किन लोगों ने किया है वो आप बखूबी जानते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश हुकूमत इस देश में सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम पर 1919 में और 1932 में कम्युनल अवार्ड के नाम से कर रही थी, उस सरकार से माफी कांग्रेस के लोग नहीं मांग रहे थे। जो मांग रहे थे उनको तो आजकल भाजपा वाले सर आंखों पर बिठा के रखते हैं। खैर, जब ये कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, उस दौर में महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोगों ने इसके विरोध में खड़े होकर, गांधी अंबेडकर वार्ता हुई, गांधी इरविन समझौता हुआ
और तब जाकर इस कम्युनल अवार्ड को खत्म करने की घोषणा हुई। दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था उसमें की गई। तो यह कांग्रेस का प्रयास था। उस वक्त तो आरएसएस का जन्म हो गया था, 7 साल हो गए थे आरएसएस के जन्म को हुए। 1925 में आरएसएस बना था और 1932 में कम्युनल अवार्ड की बात की गई। क्या उस वक्त आरएसएस का कोई प्रतिनिधि गया था क्या वहां गांधी इरविन समझौते में? और कोई गया था तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरी जानकारी में कोई नहीं गया था। क्या वहां किसी ने उसका विरोध करने का साहस किया था जो संघ से जुड़े हुए लोग थे? अगर किया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा ज्ञान कुछ कम है, लेकिन जितने मुझे ज्ञान है, जितनी जानकारी है, उसमें संघ के कोई व्यक्ति नहीं थे। अब आगे आइए, इस देश में पिछड़ेपन की पहचान के लिए 1951 में काका कालेलकर कमीशन बनाया गया। 1978 में मंडल कमीशन बनाया गया। कालेलकर कमीशन की सिफारिशों में जो कमियां रह गई थी उसे पूरा करने के लिए मंडल कमीशन 78 में मोरारजी देसाई की सरकार ने बनाया। 1951 में नेहरू थे, 1978 में मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई सरकार में जनसंघ स्टेपनी जरूर थी, लेकिन सत्ता में उनकी कोई चल नहीं रही थी। वो चलाने की कोशिश कर रहे थे, इसी में सरकार टूटी थी। कालेलकर कमीशन ने दरअसल जो पिछड़ेपन की पहचान की थी वो इस देश के बहुसंख्यक समुदाय में की थी, हिंदुओं में की थी। लेकिन दूसरे धर्मावलंबी जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उनमें भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनमें भी पिछड़ापन है, उनमें भी बैकवर्डनेस की स्थिति को महसूस किया जा सकता था। तो 1978 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन की घोषणा की। और तब मंडल कमीशन ने 1980 में जो रिपोर्ट उस वक्त के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी थी, उस रिपोर्ट में न सिर्फ हिंदुओं बल्कि सभी धर्म की पिछड़ी जातियों की पहचान की थी। ज्ञानी जैल सिंह इंदिरा गांधी सरकार के गृह मंत्री थे 1980 में, जो 82 में जाकर राष्ट्रपति बने थे। वो रिपोर्ट सौंपी गई और उसी रिपोर्ट के आधार पर जब पिछड़ों को आरक्षण देने का फैसला 1990 में रामो वामो सरकार के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने किया, तो सबसे ज्यादा मिर्ची किसे लगी थी? वीपी सिंह सरकार की बैसाखी बनी हुई भारतीय जनता पार्टी को। तब के भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी उस सामाजिक न्याय की लड़ाई से इतने खफा हुए कि मंडल आयोग के आरक्षण के कुछ ही दिनों के बाद, चंद हफ्तों के भीतर, उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकाल दी। जागो हिंदू जागो करते हुए यात्रा निकाल दी। उस समय के भोले भाले हिंदुओं को यह भी नहीं पता था कि आडवाणी जी जो हिंदू जगा रहे हैं, जागो हिंदू जागो किया जा रहा है, मोदी जी के राज आते आते उन हिंदुओं को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लागो वाली स्थिति में खड़ा कर दिया जाएगा। मंडल आयोग के सामाजिक न्याय की सिफारिशों से जो सबसे ज्यादा तिलमिलाई हुई पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। सरकार भी गिरी वीपी सिंह की, क्योंकि जनता दल के ही मुख्यमंत्री लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया था। अब जरा उसके आगे की परिस्थितियों को देखिए। आगे की परिस्थितियां यह है कि 2006 में मनमोहन सिंह सरकार के मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने शैक्षणिक संस्थानों में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का फैसला किया। और याद रखिए, चाहे वीपी सिंह ने जो आरक्षण दिया या कांग्रेस के राज में अर्जुन सिंह ने जो आरक्षण दिया, वो सिर्फ हिंदुओं के पिछड़ों को नहीं मिला था, वो तमाम धर्मावलंबियों के बीच जो पिछड़े वर्ग के लोग थे वो सबको मिला था, क्योंकि वो कालेलकर कमीशन की सिफारिश पर नहीं, मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर मिला था। मनमोहन सिंह की सरकार में अर्जुन सिंह मंत्री थे, कोई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नहीं दिया था वो आरक्षण। जो आज आईआईटी, आईआईएम, दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश की तमाम टॉप यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज में पिछड़े वर्ग के छात्र पहुंचते हैं, तो वहां सिर्फ हिंदुओं के पिछड़े वर्ग के छात्र नहीं पहुंचते, मुस्लिम पसमानदा वर्ग जिसे पिछड़ा वर्ग कहते हैं उनके छात्र भी पहुंचते हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार का, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो कांग्रेस पर आरोप है, निहायत ही मिथ्या आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप आज उन्होंने लगाया कि हिंदुओं को खंड खंड करती है जातियों में बांटकर और मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में एकजुट रखती है, यह आरोप की निहायत ही मिथ्या आरोप है। क्योंकि आरक्षण चाहे वीपी सिंह ने दिया या अर्जुन सिंह ने दिया पिछड़े वर्गों को, वो सिर्फ हिंदुओं के पिछड़ों को नहीं दिया, सबको दिया। दलित जातियों में भी, कई राज्यों में दलितों में भी मुस्लिम दलित हैं, उनको भी आरक्षण
संविधान बनने के साथ साथ ही 1950-51 से दे दिया गया। तब भाजपा के लोग नहीं थे। फिर यह आरोप कि सिर्फ हिंदुओं में ही जाति के आधार पर बात की जाती है और मुसलमानों में नहीं की जाती है, यह बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि प्रधानमंत्री जो आज बोल रहे हैं वो सत्य के कितना करीब है और सत्य के कितना दूर है। अब इन सब के बीच सवाल उठता है कि जाति की राजनीति से क्यों दिक्कत होती है भारतीय जनता पार्टी को। आखिर जाति गणना कराने का फैसला बिहार में किसका था? जो आज नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बगलगीर है उनका था। तब वो इंडिया गठबंधन में थे जब जाति जनगणना की रिपोर्ट आई थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में विरोध नहीं किया। अंदर से जो भी स्थितियां रही हो, खार खाई रही हो बीजेपी, लेकिन विरोध करने का साहस नहीं हुआ। और अब जब जाति जनगणना की मांग राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है तो पूरे देश को पता है कि क्या सिर्फ हिंदुओं की जाति गिनी जाएगी, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो धर्मावलंबी हैं सबके बीच जातियों की गिनती होगी। बिहार में भी नीतीश कुमार सरकार ने जाति जनगणना कराई तो सबके बीच जातियों की गिनती की। मनमोहन सिंह सरकार ने, एक और पॉइंट आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह सरकार ने 2005 में मुसलमानों में आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति की पड़ताल के लिए सच्चर कमीशन का गठन किया था। जस्टिस राजेंद्र सच्चर जो रिटायर्ड जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में। और सच्चर कमीशन की सिफारिशों के आधार पर मुसलमानों में पिछड़ों और पिछड़ी जातियों की पहचान की गई थी। तब कैसे भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा सकती है? कैसे नरेंद्र मोदी सरकार यह आरोप लगा सकती है? कैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं में जाति की बात करती है? ये आरोप, कई सारे तथ्य मैंने आपके सामने रखे कि आरोप जो है प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, वो भी विकास योजना के शिलान्यास उद्घाटन के मौके पर। इस आरोप को सत्य के करीब कोई नहीं मान सकता कि हिंदुओं में जाति की बात होती है। मुसलमानों में जाति की बात नहीं होती है तो अशराफ और अजलाफ की बातें क्यों होती है? मुसलमानों में जातियों की बात नहीं होती है तो पसमानदा शब्द कहां से आया है? राहुल गांधी ने जाति गणना की बात क्या कर दी और भाजपा को विरोध करते नहीं बन रहा है तो हरियाणा का चुनाव क्या जीते? और अब बताने की नौबत आ रही है प्रधानमंत्री को कि ओबीसी वर्ग कांग्रेस के झांसे में नहीं आया। याद रखिए, जब भी सामाजिक न्याय की बात की जाती है तो उसके पीछे किसी वर्ग का वोट लेने की मंशा जिन लोगों की होती है वो अपने मंशा में कामयाब नहीं होते। सामाजिक न्याय की बात जब वीपी सिंह ने की थी, क्या वीपी सिंह को नहीं पता था कि उनकी राजनीति अब खत्म होने के करीब है? वीपी सिंह को यह भी पता था कि सामाजिक न्याय की राजनीति करने के नाम पर वो विलेन बना दिए जाएंगे। न तो उन्हें पिछड़े वर्ग के लोगों ने पूजा और अगले वर्ग के बीच वो विलेन हो ही गए। क्या राजनीतिक फायदा मिला? क्या राजनीतिक फायदे के लिए आरक्षण की बात होती है? कर्पूरी ठाकुर ने जब बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा करके आरक्षण दिया, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, कुछ नहीं बन पाए। उसके बाद विधायक बनकर रह गए। उन्हें क्या मिला? लेकिन कोई किसी को कुछ मिले ना मिले यह सोचकर सामाजिक न्याय की राजनीति को कुंद करने की कोशिश करे, क्या यही चुनावी हिंदुत्व है? क्या यही देश की बहुत बड़ी सेवा है? आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे थे, चुनावी सभा में आरोप लगाते तब भी ये आरोप मिथ्या ही माना जाता क्योंकि इसमें तथ्य नहीं थे। कांग्रेस पार्टी की आलोचना आप कर सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की आलोचना होती है वैसे कांग्रेस की आलोचना होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल की आलोचनात्मक समीक्षा ही होनी चाहिए, प्रशंसात्मक समीक्षा किसी भी राजनीतिक दल की नहीं होनी चाहिए। हम पत्रकारों का यह धर्म है कि हर राजनीतिक दल की आलोचनात्मक समीक्षा करें। तमाम मुद्दे पड़े हैं कांग्रेस की आलोचना के, लेकिन जिन मुद्दों से कांग्रेस का कभी सरोकार नहीं रहा कि कांग्रेस हिंदुओं के बीच विभाजन की राजनीति करती है, जाति की राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ तो कांग्रेस पार्टी का हुआ। जाति की राजनीति ने यूपी बिहार में किसी पार्टी का सुपड़ा साफ किया, नारायण दत्त तिवारी और जगन्नाथ मिश्रा अंतिम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनकर रह गए तो वो कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ। और जाति की राजनीति ने इस देश के बड़े हिस्से में किसी पार्टी को एक दौर में विलेन की तरह, राजनीतिक विलेन की तरह खड़ा किया, वो भी कांग्रेस पार्टी थी। हिंदू बटे कब? जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई। हिंदू बटे कब? जब गुजरात के चुनाव के वक्त 2007 में केशुभाई पटेल ने अपनी नई पार्टी महागुजरात जनता पार्टी बना ली तो पाटीदार मतदाता एक तरफा उनके पक्ष में ना चले जाए,
उस वक्त जब नैरेटिव सेट किया गया कड़वा पटेल और लेउआ पटेल के नाम पर आपस में बांटने की। हिंदू कब बढ़ते हैं? जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति बिहार चुनाव के दरमियान जाकर यह बयान देता है कि द्वारका से आया हूं, असली यदुवंशी मैं ही हूं। क्या जरूरत थी यदुवंशी बताने की? तब हिंदू नहीं बट रहे थे। तब हिंदू नहीं बट रहे थे जब कड़वा लेउआ पटेल किया जा रहा था। तब हिंदू नहीं बट रहे थे जब जाति जनगणना का विरोध किया जा रहा था। और तब हिंदू नहीं बट रहे थे जब रथ यात्रा निकाल करके इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा था। क्या सारे हिंदू उस वक्त इस देश में सांप्रदायिकता के समर्थन में बोल रहे थे? राजनीति के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और इतिहास को नए रूप से पेश करना, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की महारत हासिल है। लेकिन जिस तरह से इस देश में सांप्रदायिकता की राजनीति को ऊपर लाया गया और वहां कोशिश की गई कि जातियों की चर्चा लोग भूल जाएं, सामाजिक न्याय का शब्द हवा हो जाए। राहुल गांधी ने और कुछ किया नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर के बाद जिस ढंग से जाति गणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे को विमर्श के केंद्र में लेकर के आ गए, वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर बन गया। इस बार हरियाणा में सरकार भले ही बनी है भाजपा की, लेकिन मत भूलिए कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में 11% वोटों का अंतर कांग्रेस और भाजपा के बीच था, अब आधा फीसदी का अंतर है। लगभग बराबर वोट दोनों को मिले हैं। और कल ही मैंने अपने वीडियो में बताया था, आप हमारे चैनल की टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं कि इस देश में जिस किसी भी राज्य में मुसलमान मतदाताओं का प्रतिशत 2 अंकों में है, यानी 10% या 10% से ज्यादा है, वहां अब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में बहुत दिक्कत आनी है। उत्तर प्रदेश में पीडीए को देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार अगर भाजपा का साथ छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की 2015 से भी बुरी गत हो सकती है। ममता बनर्जी ने बखूबी भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। आप मुसलमानों में जातियों की बात कीजिए, वहां भी पिछड़ापन है, वहां भी समाज में एक अमीर तबका है और एक बहुत ही गरीब तबका है। लेकिन यह बात बंगाल चुनाव तब क्यों नहीं कर रहे थे आप कि मुसलमान में पिछड़ापन है? सच्चर कमीशन ने तो यह बताया था कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति किसी राज्य में खराब है तो पश्चिम बंगाल है। वहां आप जाकर क्यों नहीं कर रहे थे? यह सवाल मौजूदा दौर में सत्ता के शीर्ष पर 10.5 साल गुजार चुके व्यक्ति से जरूर पूछा जाना चाहिए। आरोप लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अपने पाप है, कांग्रेस पार्टी के अपने पुण्य है, लेकिन तथ्यात्मक आरोप प्रधानमंत्री आज लगाते तो निश्चित तौर पर हम उसकी भी समीक्षा करते, जैसे इसकी समीक्षा की कि प्रधानमंत्री ने आज जो बोला वो सत्य के करीब कहीं नहीं दिखता है। सत्य के करीब जो दिखता है वो यही है कि जाति की राजनीति ने कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। हरियाणा चुनाव में बेड़ा गर्क हुआ है कांग्रेस पार्टी का, कल ही मैंने इस पर चर्चा की थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तथ्यात्मक रूप से गलत चीजें परोस दी जाए। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति से गलत तथ्यों की उम्मीद कभी नहीं की जाती। एक बार संसद के अंदर एनपीटी और सीटीबीटी को लेकर बोलते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने कुछ साल वगैरह बताने में, वर्ष बताने में कुछ गलती हो गई थी उनसे, तो प्रणब मुखर्जी ने उन्हें चुटकी ले ली थी, तथ्यात्मक रूप से उन्हें ठीक किया था और तब भाजपा वालों को झेपना पड़ा था। तो तथ्यों को बोलने के पहले, जब जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है उसे बोलने के पहले तमाम चीजों की जांच परख करनी चाहिए कि कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य गलत है। और विकास योजनाओं की जब बात हो, जब सरकारी कार्यक्रम हो रहा हो, तो लोकतांत्रिक परिपाटी ये नहीं रही है कि वहां पूर्व की सरकारों या पूर्व में सत्ताधारी रही पार्टियों को कोसा जाए। यह भी एक नई रवायत है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर नई रवायत को नमस्कार आमतौर पर किया जाता है, लेकिन नई रवायत यदि राजनीति में गिरावट को लेकर के आए, सामाजिक जीवन में गिरावट को लेकर के आए, तो निश्चित तौर पर उसे नमस्कार नहीं किया जा सकता। हम भी उसे नमस्कार नहीं करते, लेकिन आपको जरूर नमस्कार करते हैं। नमस्कार।